Hello everyone. Today want to discuss about cerebral palsy in brief. जो सेरेब्रल पैल्सी होता है वो एक परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है. बेसिकली टोन मूवमेंट और पोस्चर को अफेक्ट करता है. सेरेब्रल पैल्सी क्यों होती है? क्योंकि इंसल्ट होता है डेवलपिंग ब्रेन को दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पैल्सी एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड. द इंसिडेंस ऑफ सेरेब्रल पैल्सी इज 2 per 1000 लाइफ बर्थ्स. अगर हम कॉजेज की बात करें कि सेरेब्रल पैल्सी होती क्यों है, तो दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द इंसल्ट टू द ब्रेन. जो इंसल्ट हो रही है ब्रेन को, वो बर्थ के पहले भी हो सकती है, ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस भी हो सकती है और बर्थ के बाद भी हो सकती है. जो बर्थ के पहले होता है उसको हम प्रीनेटल कॉजेज होते हैं. प्रीनेटल कॉजेज में लाइक ब्रेन का मालफॉर्मेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर का, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक टॉर्च इन्फेक्शन, कोई ड्रग्स या टॉक्सिन्स का इंटेक हो सकता है मदर के द्वारा, जिसकी वजह से बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है, या फिर कोई भी मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो सीपी में लीड कर सकते हैं. देन पेरिनेटल, जो बर्थ की प्रोसेस के ड्यूरिंग होते हैं, उसमें एस्फेक्सिया, पेरिनेटल एस्फेक्सिया जो बच्चे को होता है. इसके अलावा प्रीमेच्योरिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज. देन वी हैव ट्रॉमा, लाइक डिलीवरी के टाइम पे इंट्राक्रैनियल हीमरेज हो सकता है बेबी को. देन हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड सीएनएस इन्फेक्शंस कैन लीड टू सेरेब्रल पैल्सी. पोस्टनेटल कॉजेज की बात करें जो बर्थ के बाद होते हैं, उनमें आता है लाइक सीएनएस इन्फेक्शंस हो गए, ट्रॉमा हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, दैट विल लीड टू सेरेब्रल पैल्सी. नाउ क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें सेरेब्रल पैल्सी के, तो सबसे कॉमन जो हमको प्रेजेंटेशन मिलता है वो डेवलपमेंटल डिले के फॉर्म में मिलता है. उसके अलावा अगर हम बच्चे को एग्जामिन करेंगे तो उसमें टोन एबनॉर्मेलिटीज होंगी, लाइक टोन इंक्रीज मिल सकती है. अगर और उसमें न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस जो है, जैसे जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं वो परसिस्ट कर सकते हैं, लाइक परसिस्टेंस ऑफ मोरोज बियॉन्ड 6 months. तो ये सब सजेस्ट करते हैं कि बच्चे का सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज है. देन कॉर्टिकल थर्मोफिस्टिंग हो सकता है, सिजरिंग हो सकता है, टो वॉकिंग हो सकता है, एबनॉर्मल गेट हो सकता है, पोस्चर हो सकता है, और समटाइम्स एबनॉर्मल मूवमेंट्स लाइक कोरिया, एथेटोसिस, इनके साथ भी बच्चा प्रेजेंट कर सकता है. देन डीटीआर अगर हम एग्जामिन करेंगे तो वो रिस्क मिलेंगे जिसको हम हाइपर रिफ्लेक्सिया बोलते हैं. नाउ अलोंग विथ दिस, जो हमको प्रेजेंटेशन मिल रहा है, इसके साथ हमको सेरेब्रल पैल्सी में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज मिलती हैं. लाइक कोमॉर्बिडिटीज में, क्योंकि ये ब्रेन को इंसल्ट हो रही है, तो जो हमारा बेबी है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो सकता है, उसको सीजर्स आ सकते हैं, माइक्रोसेफेली हो सकती है. उसके अलावा बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम, स्लीप अबनॉर्मेलिटीज, देन स्पास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्चर्स कॉमन है. देन ब्लाइंडनेस, विजन प्रॉब्लम्स, स्क्विंट, हियरिंग प्रॉब्लम, स्पीच डिफिकल्टीज, और साथ में swallowing difficulty that leads to the feeding difficulty and also excessive salivation. Then if we see the classification of cerebral palsy, तो सबसे कॉमन जो हमको सेरेब्रल पैल्सी मिलती है वो स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी है. स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी में टोन जो रहेगी वो रेज रहेगी, स्पास्टिसिटी रहेगी. देन इसमें 3 टाइप्स की हो सकती है, क्वाड्रिप्लीजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है, डायप्लीजिक हो सकती है और हेमीप्लीजिक हो सकती है. जो क्वाड्रिप्लीजिक होती है वो यूजुअली हमको फुल टर्म बच्चों में वो मोस्ट कॉमन है और वो एस्फेक्सिया की वजह से होती है. और जो क्वाड्रिप्लीजिक एबनॉर्मेलिटी है, क्वाड्रिप्लीजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी में हमको बहुत सारी एसोसिएटेड चीजें मिलती हैं, जैसे विजन प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स का प्रॉब्लम, माइक्रोसेफेली, ऑल दीज आर वेरी कॉमन इन क्वाड्रिप्लीजिक. और क्वाड्रिप्लीजिक बच्चे में फीडिंग डिफिकल्टीज भी काफी कॉमन होती हैं. अगर हम न्यूरो इमेजिंग करेंगे तो हमको यूजुअली एनसेफेलोमलेशिया मिलेगा एमआरआई में. देन हम डायप्लीजिक सीपी की बात करते हैं. तो डायप्लीजिक जो सेरेब्रल पैल्सी होती है उसका सबसे कॉमन कॉज प्री मेच्योरिटी होता है. देन उसमें हमको न्यूरो इमेजिंग में पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया मिलेगा. डायप्लीजिक सीपी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोअर लिम्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपर लिम. देन हेमीप्लीजिक सीपी, हेमीप्लीजिक सीपी जो मिलेगा उसमें वन साइड ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व. जो हेमीप्लीजिक सीपी होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है वस्कुलर इंसल्ट हो या स्ट्रोक हो गया हो, उसकी वजह से जो लैंड अप करता है वो हेमीप्लीजिक सीपी होता है. उसके न्यूरो इमेजिंग में हमको पोरेंसेफेलिक सिस्ट या कोई फोकल चेंजेस मिल सकते हैं एमआरआई में. देन हम बात करें डिस्काइनेटिक या एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पैल्सी की. जो सबसे कॉमन कॉज है डिस्काइनेटिक या एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पैल्सी का, वो होता है हाइपरबिलिरुबिनीमिया. एंड एस्फेक्सिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है. इसमें हमको रिजिडिटी, डिस्टोनिया, डिस्काइनेसिया, ये सब चीजें मिलेंगी. और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो डीप स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूरो इमेजिंग में, लाइक बेसल गैंग्लिया और थैलेमस की एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी.
देन अटेक्सिक हो सकती है सेरिब्रल पैल्सी, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेरिबेलम। एंड देन मिक्स्ड हो सकती है, लाइक स्पास्टिक और एक्स्ट्रा पिरामिडल का कॉम्बिनेशन हमको मिले, तो ये सारी चीजें हमको मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे कॉमन जो सेरिब्रल पैल्सी होती है वो स्पास्टिक होती है। स्पास्टिक में भी मोस्ट कॉमन जो होती है वो क्वाड्रिप्लीजिक स्पास्टिक सेरिब्रल पैल्सी होती है। और जो डायप्लीजिक होती है वो प्रीमेच्योर बेबीज में मिलती है। जो हेमीप्लीजिक होती है वो वस्कुलर इंसल्ट की वजह से मिलती है। और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल वाली है वो हाइपरबिलिरुबिनीमिया की वजह से मिलती है। ना आफ्टर क्लासिफिकेशन हम देखें कि हमको अगर एक बच्चे को इवैल्यूएट करना है जिसको सेरिब्रल पैल्सी है, तो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो वी नीड टू गेट इनटू द डिटेल हिस्ट्री, देन वी नीड द एंटीसीडेंट इवेंट्स का पूरा हिस्ट्री कि क्या क्या है जिसकी वजह से बच्चा सीपी में लैंड अप हुआ। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो वी नीड टू डू इज डेवलपमेंट असेसमेंट। देन हम मैनेज कैसे करेंगे? इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जब भी हमको सेरिब्रल पैल्सी को मैनेज करना है, वी नीड अ कंप्लीट टीम टू मैनेज अ चाइल्ड विद सेरिब्रल पैल्सी, क्योंकि हमने देखा था मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज मिल रही थी सेरिब्रल पैल्सी के साथ। तो वी नीड अ पीडियाट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, social worker, ENT specialist, ophthalmologist, speech therapist, orthopedician, all that is required for the management of the cerebral palsy. Now, to manage the spasticity, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा spasticity है तो there are few drugs which you can use like diazepam, baclofen, tinazidine, dentroline, and along with the physiotherapy. Then अगर localized spasticity है तो we can use the botulinum injection. And अगर बच्चे को dystonia है तो हम try hexyphenidyl